नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में होगी बात कि किस तरह से जैसे जैसे 24 आ रहा है, 24 का चुनाव, तो बढ़ रहा है विपक्ष का तनाव। क्योंकि जो महाराष्ट्र में हुआ, अब विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि धीरे धीरे वो असर राष्ट्र भर में फैल रहा है, देश भर में फैल रहा है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस समय, पंजाब में अकाली दल की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, जिसके अंदर अकाली दल की जो फर्स्ट फैमिली है, द बादल फैमिली, प्रकाश सिंह बादल जी के बाद, स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल जी के बाद पहली बार अब विधायक खड़ा हो गए और कह रहे हैं कि अगर आपको पंजाब में अकाली दल का अस्तित्व बचाना है तो आपको भारतीय जनता पार्टी के पास आना पड़ेगा, आपको बीजेपी के पास आना पड़ेगा। यह साफ तौर से मैं कह रहा हूं आपसे, और यह समझने वाली बात है, क्योंकि यह बात सिर्फ महाराष्ट्र और पंजाब की नहीं। बिहार में लालू प्रसाद यादव, उनकी तबीयत अब काफी हद तक ठीक है, विद गॉड्स ब्लेसिंग्स। वो बात कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, लेकिन अपने विधायकों से दिन में 2-2, 3-3 बार बात कर रहे हैं, क्योंकि यह भरोसा नहीं हो रहा है कि कब उनके विधायक दूसरी तरफ न चले जाए, जेडीयू। लोग तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र तो सिर्फ शुरुआत है, महाराष्ट्र तो सिर्फ शुरुआत है, बिहार में गेम होना। तो गेम सिर्फ यह है कि ये सारे राजनीतिक दलों में इनके नेता चाहते हैं कि ये अपने अपने दल को बचा के रखें। ये अपने अपने जो भी, चाहे मैं अकाली दल की बात करूं, उसके अंदर बादल चाहते हैं कि नहीं, पार्टी को अलग रखा जाए। वहां आरजेडी में यादव चाहते हैं, लालू प्रसाद यादव जी का परिवार चाहता है कि नहीं हो जाए। वहां हेमंत सोरेन झारखंड में, बंगाल में ममता बनर्जी। लेकिन इनके विधायक क्या चाहते हैं, इनके नेता क्या चाहते हैं? जो ग्राउंड पर जाके इलेक्शन लड़ते हैं, जो जमीन पर जाते हैं, उनको फील आ रहा है कि 24 में मोदी को हराना बहुत मुश्किल है। नहीं तो क्यों, आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में अजीत पवार ने खड़े होकर कहा कि शरद पवार ने ही तो कहा था कि 24 में प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, और अगर ऐसा है तो फिर हम क्या गलत कर रहे हैं? हम अपने जनता को इंसाफ कहां से दिलाएंगे अगर हम सत्ता में नहीं है तो? एट द एंड ऑफ द डे, पॉलिटिक्स इज अबाउट बीइंग इन पावर। आप विपक्ष में रह के कुछ नहीं कर सकते। तो यह आपको समझना है, यह आपको समझना है कि भाई सत्ता के लिए राजनीति में सब कुछ, या मैं कहूं बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि जहां तक करप्शन की बात है, जो विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जिनको करप्ट कहती है उन्हीं के साथ सरकार बना लेती है। पहले उन्होंने कहा शिवसेना के जितने विधायक एकनाथ शिंदे के साथ आए, उनके खिलाफ बीजेपी के महाराष्ट्र के जो नेता है वो उन पर सवाल उठाते थे। अब तो अजीत पवार ही आ गए, जिनके ऊपर कई राष्ट्रीय नेता, चाहे एग्रीकल्चर स्कैम हो, चाहे कौन सा स्कैम हो, सब इल्जाम लगाते थे। तो हुआ क्या? इसी पे है आज पूछता है भारत। लेकिन शुरुआत स्पेशल रिपोर्ट से, और उसके बाद वी हैव अ स्पेशल प्लान। महाराष्ट्र की खटपट अब दिल्ली के गलियारों में गूंज रही है। चाचा भतीजे के बीच शहमात का दांव उफान पर है। जुबानी जंग अब पोस्टरों में दिखने लगी है। अजीत पवार की तस्वीर वाले होर्डिंग हटाए जा रहे हैं। वहीं अजीत गुट ने शरद पवार की बैठक पर बाउंसर मारा है। मतलब चाचा भतीजे के बीच एनसीबी पर कब्जे की जंग जारी है। किसी ने कुछ कहा मुझे मालूम नहीं। अब तो मुझे एक बात पक्की है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। 2024 के लोकसभा का चुनाव जो होगा वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में इस महाराष्ट्र में 45 प्लस ये सीटें आएगी। 10 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन विपक्ष के दरख्त कुनबे से टक्कर की धार कुंद हो रही है। मोदी को हराने के सपने देख रहा विपक्ष सन्नाटे में है।
लेकिन लालू यादव बिखरते कुनबे में जान डालने के लिए 300 प्लस का दम भर रहे हैं। एक बार सफाया होगा तब महागठबंधन को कम से कम 300 सीट है। कोई नई बात लालू जी नहीं कह रहे हैं। 14 में भी कहा कि मैं मोदी की हवा को रोक दूंगा। क्या हुआ आपने देखा। 24 के लिए जो बारात सज रही है उसका दूल्हा कौन है। ये तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि बारात सजने के पहले ही बिखर रही है। विपक्ष की बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को बैठक है, वहीं एनडीए की बैठक 18 जुलाई को है। विपक्ष अपनों के जाल में फंस चुका है, वहीं बीजेपी लगातार संगठन में बदलाव कर रही है, मंत्रियों को नई जिम्मेदारी दी जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि विपक्ष मोदी को साथ देने के लिए कितना तैयार है। क्या 2024 की लड़ाई से पहले विपक्ष एकजुट होने के बजाय बिखर जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष भ्रष्टाचार परिवारवाद में फंसा रहेगा तो मोदी से कैसे लड़ पाएगा, पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और युवा नेता शहजाद पूनावाला, मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी, मेरे साथ हैं, मेरे साथ आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रीना गुप्ता जी है, मेरे साथ जेएमएम की सांसद महुआ मांझी जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रत्नाकर त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं। ये सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले शहजाद आपसे पूछ रहा हूं, इल्जाम आपके ऊपर यह है जिसको आपके नेता करप्ट कहते हैं आप उसी के साथ सरकार बना लेते हैं, या तो वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं या आप उनके साथ अलायंस कर जाते हैं। ये एक यूनानिमस काउंटर आ रहा है विपक्ष का। मैं किसी भी पार्टी से बात करूं, आरजेडी से, जेडीयू से, आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से, और हालांकि जब आप बात कर रहे हैं अभी शहजाद, तो राहुल गांधी जी है ना, राहुल गांधी जी अभी पवार साहब से मिल रहे हैं, उनको सांत्वना देने गए, अभी मिल रहे हैं, देखते हैं उस बैठक में क्या होता है। बट हाउ डू यू रिप्लाई टू दिस काउंटर शहजाद? देखिए, विपक्ष के साथ एक समस्या है और उस समस्या का नाम ईडी है। ईडी पता है क्या है? बोलिए ना। इलेक्टोरल डिसफंक्शन। अच्छा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं, इलेक्टोरल डिसफंक्शन, और बहुत सारे इसमें आप महत्व देख सकते हैं। इलेक्टोरल डिसफंक्शन मतलब इलेक्टोरली इनका डिसफंक्शन चल रहा है, इसीलिए ये लोग जो है अपनी नाकामी को छिपाने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ते हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। यदि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा था तो कांग्रेस सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ी होकर ये थोड़ी कहती कि मनीष सिसोदिया पर सही कार्रवाई हुई है। अच्छा चलिए, जयंत राव पाटिल पर बहुत सारे केसेस है, आईएलएफएस का केस है ईडी का, वो क्यों डरकर नहीं आए? और दिलीप वलसे पाटिल पर कोई केस नहीं है तो वो कैसे आ गए? अच्छा, प्रताप सरनाइक जो हमारे साथ आए हैं, उनका केस मुंबई की पुलिस ने उद्धव जी के जमाने में बंद किया, हमारी ईडी ने 2022 दिसंबर में खड़े कोर्ट में कहा कि नहीं, केस बंद नहीं होगा, और बाकी सब छोड़िए। पृथ्वीराज चव्हाण, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के, पता है उन्होंने आज क्या बयान दिया है? आज का उनका बयान है, देखिए ऐश्वर्या जी, आपका ध्यान आकर्षित करूंगा ना। स्प्लिट इन एनसीपी इज रियल, शरद पवार में हैव साइडलाइन मेनी पीपल फॉर डॉटर। इसका मतलब कि जब पार्टी सिद्धांत केंद्रित से हटकर संतान केंद्रित हो जाती है तो आपका पार्टी का यही हश्र होगा। मैं और 10 सेकंड जोड़ दूं कुछ। अब बोलिए ना। बाला साहब ठाकरे जी बैठते थे और बगल में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बैठते थे, और वो जनता से कहते थे कि ये दोनों में से कोई सरकार में नहीं आएगा। पर फिर उद्धव जी ने कैसा कटप्पा वाला किरदार निभाया कि हमारे साथ वोट लेकर उनके साथ चले गए केवल मुख्यमंत्री के लालच में, जिनको आजीवन बाला साहब जी ने गालियां दी, जिनको आजीवन बाला साहब जी ने कहा कि मैं दुकान बंद कर दूंगा पर इनके साथ नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने सावरकर जी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, हिंदुत्व पर कॉम्प्रोमाइज किया, तो पूरी पार्टी हमारे साथ आ गई, वो अकेले परिवार रह गया। आप ये कह रहे हैं ना मेरे साथ? ऐसा ही एनसीपी के साथ हुआ। और इसीलिए देखिए मैं आपको बताऊं, और ये जो ऑपोजिशन यूनिटी है, ये ऑपोजिशन यूनिटी है ना, इसका गर्भपात एनसीपी के प्रकरण से पहले हो गया था। इट हैड अबॉर्टेड बिफोर एनसीपी इशू हैपेंड। आई टेल यू हाउ। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गरिया रही थी ऑर्डिनेंस पर, उमर अब्दुल्ला आम आदमी पार्टी को गरिया रहे थे 370 पर, अखिलेश यादव ने तो यूपीए का अंतिम संस्कार करते हुए पीडीए बना ही दिया था। वो जाकर केसीआर से मिले, जिसको कांग्रेस बी टीम बोलती है। कांग्रेस टीएमसी को गाली दे रही थी, कांग्रेस लेफ्ट को गाली दे रही थी, तो इनका यूनिटी था कहां? यूनिटी है। मेरे साथ एनसीपी के वरिष्ठ नेता और जिन्होंने 1-2 साल नहीं शहजाद 40 साल भारतीय जनता पार्टी में बिताए, एकनाथ खड़से जी भी है। एकनाथ खड़से जी, क्या यह सही नहीं है कि एनसीपी के सारे विधायक कह रहे थे कि भाई चलो बीजेपी के साथ, और पवार साहब भी पहले मान गए थे लेकिन बाद में पलटी मार गए, जिसके चलते यह सब हो रहा है।
एकनाथ खड़से जी, नाम कहां है? हाँ देखिए, महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव के लिए 1 साल है जी, और अभी जो घटनाएं घट रही है तो इसमें ज्यादातर आमदार पहले ही ऐसे अस्वस्थ थे जो अपोजिशन में रहना नहीं चाहते थे। नेता लोग जब चले गए तो नेताओं के फॉलोअर्स जितने एमएलए हैं उतने भी उधर चले गए। नेता किस कारण से गए ये तो पूरी दुनिया जानती है कि अलग अलग कारण 2-3 हो सकते हैं, कि ईडी का भी कारण एक उसमें से हो सकता है। सबसे ये बड़ी बात ये है कि सत्ता चाहिए, किसी भी इसमें सत्ता चाहिए। माननीय अजय दादा पवार 5 बार उप मुख्यमंत्री हुए, इसके बाद पहले भी उन्होंने कई बार सत्ता के लिए वो कभी देवेंद्र जी के साथ गए, कभी एनसीपी के साथ सत्ता में रहे, अभी उस बीजेपी के साथ सत्ता में फिर से जा रहे हैं। तो मतलब सत्ता के लिए लोग सब कुछ भी कर सकते पर हैं। राजनीति में और क्या होता है? नहीं, मतलब खड़से साहब, आपने कोई 1-2 साल नहीं, आपके पास 4 दशक का राजनीतिक एक्सपीरियंस है। खड़से साहब इन फुल बड़ा। खड़से साहब, तो बताइए ना, राजनीति में हारने के लिए आपने कभी राजनीति हारने के लिए की है क्या? नहीं ना, आपने भी तो हर बार जीतने के लिए की, आपने भी तो हर बार कुर्सी के लिए की। तो राजनीति में और क्या होता है खड़से साहब? देखो, 40 साल मैं करीबन 42 साल से राजनीति में हूँ जी, और 42 साल में से 40 साल मैंने बीजेपी में गुजारे हैं जी। बीजेपी में जब मैं आया तो मैं कभी जिंदगी में एक भी इलेक्शन हारा नहीं जी। मैं 6 बार एमएलए का इलेक्शन कंटिन्यूअसली जीत के आया। उसके बाद में अभी 6 साल के एमएलए से भी बना। तो मेरा ऐसा कि पहले जो बीजेपी थी उसमें और आज के बीजेपी में बड़ा अंतर है। अच्छा, आज के नेता और पहले के नेता, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अभी सरकार में लाना है, किसी भी तरीके से सरकार में आने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो कर रहे हैं, और इसलिए जनता क्या कहेगी, लोग हमको आगे करके क्या मतदान करेंगे नहीं करेंगे, ये कोई चिंता नहीं है। आगे चल के हम लोगों को समझो महाराष्ट्र में विधानमंडल का चुनाव जीते या ना जीते, पर लोकसभा के लिए हम लोगों को 2-4 सीट ज्यादा पहले से लाना ही लाना है, ऐसी स्थिति है। एक तो महाराष्ट्र में जो सर्वे आ रहा है वो सर्वे में ये बता रहा है कि बीजेपी को यहाँ लोकसभा में कम जगह मिलने वाले, पहले से कम मिलने वाली। आपको ऐसा लगता है? कोई तो सर्वे बताता है कि हाँ। ओके, ठीक है। मेरे साथ जेएमएम की भी सांसद है महुआ माझी जी। महुआ जी, ये कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन भी अपने विधायकों से दिन में 2-2, 3-3 बार बात कर ले रहे हैं, दोपहर शाम, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। राम कृपाल जी, सच में आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ जैसे ही कांग्रेस, जेएमएम और राजद की गठबंधन सरकार बनी जी, तब से लेकर अभी तक लगातार ये प्रयास हो रहा है कि किसी भी प्रकार से डरा धमका के या लालच देकर विधायकों को यहाँ से हटा के सरकार बनाने की खुलेआम भी इस पर बात हुई है। एक बार माननीय अमित शाह जी आए थे जी, तो उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी जी हमें बार बार कहते हैं कि कब सरकार बनेगी, कब जब जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने की जो साजिश लगातार हो रही है। अभी हाल में तो एक भंडापुर हुआ जिसमें कि सरकार गिरते गिरते बची। तो ये तो लगातार ये ऑपरेशन लोटस वगैरह चल रहा है। सभी जानते हैं कि जिस स्टेट में भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ किस तरह से लोग परेशान कर रहे हैं वहाँ चुनी हुई सरकार को, और ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर या फिर लालच देकर। आप देखा होगा कि जैसे ही एनसीपी के जो विधायक वहाँ गए जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा वाले ही लगाते थे, तुरंत उनको मंत्री बना दिया गया। इसका मतलब भाजपा में आने से सब सारे पाप धुल जाते हैं, सारे आरोप। अब कहा जा रहा है, माननीय एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता कोई भ्रष्टाचारी नहीं होता, तो ये बात दूसरों पर लागू क्यों नहीं होती है? तो ये हमारे देश में लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, लोकतंत्र को खतरा है। और ये सवाल नहीं है मैम, विधायक आपके नेतृत्व से अगर खुश नहीं है या वो आपके नेतृत्व के निर्णय से खुश नहीं है। अब जैसे अकाली दल है, अकाली दल के विधायक कह रहे हैं कि हमें भाजपा के साथ जाना है। अकाली दल की जो फर्स्ट फैमिली है राम कृपाल जी, मैं वीना जी आ रहा हूं सीधा आपके पास इसके बाद, लेकिन राम कृपाल जी, स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल जी के बाद, जब तक प्रकाश सिंह बादल जी थे, कोई विधायक कोई सांसद उन्होंने बोल दिया, दैट यूज्ड टू बी द फाइनल वर्ड। लेकिन अब उनके बाद सुखबीर बादल और एक परिवार के ही व्यक्ति ने
जो विधायक के खड़े हुए और कल बोला कि नहीं बीजेपी के साथ नहीं जाना है, तो ही वॉज बूट डाउन। उनको 5 विधायकों ने देसी में पंजाबी में सुना दिया, बोले बैठ जाओ, फिर बाद में हमें मत ब्लेम करना। दिस हैपेंड इन द मीटिंग। बिल्कुल सही है रामकृपाल जी। जी। तो ये बताता है कि नेता कुछ और चाह रहे हैं, ये जो फैमिली डायनेस्टी पॉलिटिक्स चला रहे हैं वो कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन उनके विधायक कुछ और। देखिए ऐश्वर्या, मैं एक बात कहूंगा, रीना जी आ रहा हूं, कि राजनीति में हम कब असेट से लाइबिलिटी बन जाते हैं पता नहीं चलता है, और ये बहुत सारे लोग असेट से अब लाइबिलिटी बन चुके हैं, और जो लाइबिलिटी बन गए हैं उनको धीरे धीरे लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। वे स्वेच्छा से चले जाएं, नहीं तो जैसे भी ये हो रहा है, जिस तरह से भगदड़ मची हुई है। देखिए सीधा अभी खड़से साहब कह रहे थे कि हम तो सेवा के लिए, पता नहीं खड़से साहब आप भी जानते हैं राजनीति में जो भी है वो सिर्फ सत्ता के लिए है। सत्ता में मंत्री बने न बने, सत्ता के करीब उस में रहे, इसी के लिए लोग राजनीति में आते हैं। जो बाहर हैं वो भी लगातार संघर्ष करते हैं कि हम कैसे सत्ता में पहुंचे। इंदिरा गांधी साफ साफ कहती थी कि हम किसी को हराने के लिए नहीं है, हम जीतने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो पॉजिटिव थिंकर थी कि हमें सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए अगर सरकार गिरानी पड़ेगी किसी की तो हम गिराएंगे। ये इंदिरा गांधी का इंटरव्यू था इंडियन एक्सप्रेस में। तो देखिए आज की तारीख में क्या है, अभी एक बात कही गई कि ये लोग दागी थे। मैं एक बात पूछता हूं, कल तक अगर ये लोग बीजेपी में नहीं आते तब तो आप लोग कह रहे थे कि ये सब बिल्कुल निष्कलुष हैं, ये सब ईमानदार हैं और जबरदस्ती ईडी फंसा रही है। लेकिन जैसे ही वे लोग बीजेपी में आ गए तैसे वो लोग अपोजिशन की निगाह में भी दागी हो गए। ओके रामकृपाल जी, रीना जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद शहजाद के साथ वापस आऊंगा। रीना जी, आप तो पहले ही बोल चुकी हैं कि शहजाद की पार्टी बीजेपी तो मनीष सिसोदिया को भी भारतीय जनता पार्टी में लाना चाहती है। तो पहले मेरे को बहुत हिलेरियस लगता था, और मैं हंसा भी कई बार शहजाद की भाई मनीष सिसोदिया इन बीजेपी, लेकिन जब अजीत दादा पवार एनसीपी को लेके बीजेपी के साथ आ सकते हैं तो भाई हो सकता है नहीं, इतने बुरे विधायक लेके सब मनीष सिसोदिया भी आ जाए किसी दिन। रीना जी ने तो कह ही दिया था, माफ कीजिए इल्जाम तो लगाया था, आप आगे बढ़िए, इल्जाम तो लगाया था। रीना जी, ऐश्वर्या भाई, आज मैं पहले आपको ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सुनाना चाहूंगी। करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप ये सुना है हमने। हाँ, बहुत अच्छा। आपकी कॉल आ गई मैम, किसी का नंबर दिख रहा है प्राइवेट में, दिखाना नहीं चाहूंगा। हाँ नहीं, कांग्रेस वालों का ही कोई नहीं। देखिए तो ऐश्वर्या जी, वो सुना है, पूरे देश में सुना है जी। ऐश्वर्या जी बोलिए। जी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक नया वॉशिंग पाउडर भारत में आया है मार्केट में, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है। उसका नाम है मोदी वॉशिंग पाउडर, और जो चाहे उसमें भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, चाहे देश के खिलाफ किसी ने काम किया हो, चाहे आतंकवादियों के साथ कोई मिला हो, वो सारे दाग धुल जाते हैं। अब जितने डिटर्जेंट पाउडर वाले लोग हैं, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर वगैरह, उनकी बिक्री बिल्कुल खत्म हो गई है देश में जब से मोदी डिटर्जेंट पाउडर आया है। ये सारे के सारे लोग, और तो आप छोड़िए, प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे थे 48 घंटे पहले कि नेशनल करप्ट पार्टी है। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी में उनको ज्वाइन करा लिया। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जितने भ्रष्टाचारी हैं इस देश में, सब आओ भारतीय जनता पार्टी में। भ्रष्टाचार करना है तो बीजेपी में रह के करो, बीजेपी के बाहर रह के भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। नाम की मेरी आज रिसर्च टीम ने बहुत लंबी लिस्ट दी है, मतलब लिस्ट में पढ़नी शुरू करूंगी ऐश्वर्या जी तो आपका शो खत्म हो जाएगा। जय पांडा को ले लीजिए, प्रफुल्ल पटेल जिनके ऊपर इल्जाम इन्होंने ही लगाया था कि उसका दाऊद इब्राहिम के साथ लिंक है, छगन भुजबल, भावना गवली, प्रताप सरनायक और बहुत सारे ऐसे लोग थे। जैसे प्रताप सरनायक ने कहा था कि ज्वाइन कर लो भारतीय जनता पार्टी, नहीं तो ईडी सीबीआई छोड़ देंगे। उसके बाद ज्वाइन करने के बाद उन्होंने वक्तव्य दिया, आजकल मुझे नींद बढ़िया आती है क्योंकि अब मुझे डर नहीं है ईडी सीबीआई का। तो ये जो मुहिम चल रही है भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की कि देश के सारे भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा करो
और सबको बीजेपी में ज्वाइन करवाओ। ओके। इसी का हम नतीजा देख रहे हैं कि रोज कोई ना कोई भ्रष्टाचारी बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। जहां तक परिवार खत्म करने जी करिए आराम से, आपको पूरा टाइम मिलेगा, डोंट वरी। हाँ, देखना सुनिश्चित करना। बोलिए। देखिए, जहां तक परिवारवाद की बात जब भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं तो बड़ा मुझे शहजाद भाई के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक तरफ आप देखिए राजनाथ सिंह के बेटे अनुराग ठाकुर, जय शाह, वसुंधरा राजे के बेटे, पंकजा मुंडा, ये सारे के सारे परिवार के लोग हैं। सबको बढ़िया बढ़िया ओहदे मिल गए, टिकट मिल गए, कोई मंत्री बन गया, कोई बीसीसीआई का चेयरपर्सन बन गया। तो और शहजाद भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने टाइम से रोज आके टीवी चैनल पे गाली देते हैं, लेकिन शहजाद भाई आपकी पार्टी में पूरा परिवार चल रहा है। तो मैं तो मेरी तो प्रार्थना रहेगी कि शहजाद भाई को भी जल्दी से टिकट मिले, उनको भी कोई जवाब आ रहा है। अब जवाब दे रहे रीना जी, एकनाथ खड़से जी जवाब आ रहा है आपका, रत्नाकर जी जवाब। लोग हैं वही रीना जी जवाब भी ले लेते, नहीं तो मोनोलॉग हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जवाब ऐश्वर्या जी, आपने मेरे कुर्ते की सफेदी के बारे में पूछा, मैं आपको एक चमक रहा है बता दूं, एक बात जरूर बता दूं कि केजरीवाल धोबी घाट पर नहीं धुला है। केजरीवाल के धोबी घाट पर ये नहीं धुला है। रीना जी प्लीज बीच में नहीं, धोबी घाट पर ये नहीं धुला है। और मैं चाहूंगा कि अब मेरी बुरी बात कोई नहीं रोक रहा है, बोलिए ना, कोई बीच में ना बोले, सबका सुना, क्योंकि ये बीच में बोल रही है तो क्या कार्रवाई करेगा। सुनिए, एक सेकेंड। आप भी सुनाना चाहते हैं वीडियो? हाँ, मैं भी आपको सुनाइए सुनाना चाहता हूँ। आप प्लीज देखिए, आपको याद है ना, देखिए सुनिए, नहीं प्लीज ऐश्वर्या, कृपया करके मैं वन वर्सेस ऑल है। एक सेकंड, नहीं ऐसे नहीं चलेगा ऐश्वर्या, इट इज माय कह रहा हूँ कि भी रीना जी आपने बोला, खड़से साहब ने बोला, कोई कुछ बोला, ऐसा मत करिए प्लीज। थैंक यू। हाँ, अब केजरीवाल धोबी घाट के बारे में सुनिए। कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत दी। ये तो केजरीवाल धोबी घाट का पार्ट 1 है। फिर दूसरा केजरीवाल धोबी घाट 2013 का ट्वीट, लालू मेड करोड़ इन फॉर्डर स्कैम बट नो ऑर्डर ऑफ रिकवरी फॉर दैट मनी, जस्ट 25 लाख फाइन एंड फ्यू इयर्स इन जेल। मतलब कि लालू को करप्ट बोला, मुलायम सिंह यादव को करप्ट बोला, आज जाकर उनकी गोद में बैठ गए। जहां तक दाऊद इब्राहिम का सवाल है, रीना जी, हमारे पैनल पर एक ऐसे व्यक्ति बैठे जिनको भाजपा ने, प्लीज बीच में नहीं होगा ऐश्वर्या, बोल रहा बीच, वो बोल रही रखिए ना, डायरेक्टर क्या कर रहे हैं? ऐश्वर्या, दाऊद इब्राहिम का आरोप किसके ऊपर लगा था? रिश्ते रखने के लिए भाजपा ने उनको बाहर का दरवाजा दिखाया, और जो उनका इस्तीफा मांग रहे थे कि ये कैसे दाऊद के साथ इनके रिश्ते हैं, उन्होंने उनको वेलकम दे दिया रेड कारपेट का। आपने पूछा मनीष सिसोदिया को, अरे मनीष सिसोदिया को पता है कौन लेगा पार्टी? उनको लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का भी आज 2000 करोड़ का लिकर स्कैम भूपेश बाघेल का सामने आया है, जिसको ईडी इन्वेस्टिगेट, और उसमें पता है आम आदमी पार्टी ने क्या बोला है? भूपेश बाघेल को अरेस्ट करना चाहिए। मतलब अपना भ्रष्टाचार चमत्कार और दूसरे के भ्रष्टाचार में लोग गुनेगार, ये दोहरे मापदंड है। और देखिए अब कितनी हास्यास्पद बात है, मांझी जी भ्रष्टाचार की बात कर रही है, जिसका पार्टी महुआ जी कर रही है, बात कीजिए। महुआ जी की पार्टी का नाम जेएमएम ब्राइबरी कांड के नाम पर उनका नाम, उनकी पार्टी का नाम हमेशा के लिए स्थापित हो चुका है। नरसिम्हा राव कन्विक्ट हुए थे उस मामले में। जिस पार्टी का ये चरित्र और इतिहास रहा हो, वो अगर इस बारे में बात करे तो मेरा केवल उनसे एक ही सवाल है, मांझी जी एक किस्सा बता दीजिए जहां पर लालू जी की तरह या मुलायम जी की तरह केस वापस लेने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की हो। मैंने तो आपको उदाहरण दिखाया कि प्रताप सरनायक पर केस आज भी चल रहा है, पर मुझे आप 2 सवालों का जवाब दीजिए। एक, कोई ऐसा केस दिखा दीजिए जो भाजपा में आने के बाद या भाजपा से गठबंधन करने के बाद किसी का केस रुका हो। और दूसरा, 70,000 करोड़ के घोटाले की आपने बात की, तो बताइए कि 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार थी, क्या आप मानती है, स्वीकारती है कि कांग्रेस की नाक तले ये 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ? पहले ये मांझी जी जवाब देंगे, उसका त्रिपाठी जी आ रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे 2019 के पहले 2014 में हमारे झारखंड में भाजपा की सरकार आई। तत्कालीन मुख्यमंत्री पर, जो भाजपा के मुख्यमंत्री थे, और कई नेताओं पर बड़े बड़े घोटालों के केसेस चल रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ न तो ईडी जाती है, न सीबीआई जाती है, और वो साफ बच जाते हैं। और जबकि जो भाजपा में नहीं है, उनके ऊपर लगातार सीडी और सीबीआई के छापे हो रहे हैं। हमारी सरकार के नाम पर जो हमारी सेक्रेटरी थी, माइनिंग सेक्रेटरी पूजा सिंघल जी, उन पर उनको अरेस्ट करके कोशिश की गई कि हमारी सरकार को बदनाम किया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम किया जाए। लेकिन फाइनली देखा गया कि उन्होंने जो भी भ्रष्टाचार किए थे, जितने भी पैसे कमाए थे, जो बड़ा हॉस्पिटल बना था, सारे उनके कार्यकाल में हुए थे, भाजपा के कार्यकाल में। और उस समय भी वो बहुत ही एक मलाईदार पदों पर थी। तो ये जो साबित करने के बाद में लोग शांत हो जा रहे हैं कि क्यों न, क्योंकि वो सारे तार भाजपा से ही जुड़ जा रहे हैं।
भ्रष्टाचार के। नहीं, अगर आप पर्टिकुलर स्कैम्स की बात करेंगे तो देखिए महुआ जी, देखिए आप माननीय सांसद है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर आप पर्टिकुलर स्कैम्स की बात करेंगे हम कर सकते हैं, मैं एट लार्ज बोल रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपने एकनाथ खड़से साहब को सुना? एकनाथ खड़से साहब खुद 40 साल बीजेपी में रहे, लेकिन अभी एनसीपी के साथ। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपके माननीय सम्माननीय नेता राहुल गांधी जी अभी पवार साहब से मिल रहे हैं उनके घर पे, और कहा है बाहर आके कि भाई हमारा पूरा समर्थन है पवार साहब को। राहुल गांधी जहां समर्थन देते हैं वहां पे अपने लोग साथ छोड़ जाते हैं। ये क्या हो रहा है? उद्धव ठाकरे को समर्थन दिया था जाके, उनके विधायक चले गए थे। अभी पवार साहब को दिया है, पवार साहब से अजीत पवार चले गए। ये व्हाट इज हैपनिंग विद राहुल गांधी? त्रिपाठी जी, जहां जाते हैं उनके अपने लोग खिसक जाते हैं। नहीं, क्यों मोदी जी का आप नहीं देखते हैं, जिसको गले लगाते हैं वो दिवंगत हो जाता है। जिसको यहां से लेकर अमेरिका तक उन्होंने प्यार से गले लगा लिया, अगले चुनाव में वो दिवंगत हो गया। राहुल गांधी जाकर गले पड़े थे, ये क्या कह रहे हो भाई साहब? वो उनका डेस्परेशन है, आप छोड़िए ना, जनता को डिसाइड करने दीजिए। शाहजहां, बोलिए त्रिपाठी जी, आराम से बोलिए। शाहजहां, सुबेरे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, ये क्या कि खाली अल्लाह एक है, फिर आके यहाँ पे हिंदू की पैरवी करते हो। ये क्या पर्सनल? एक सेकंड, चुप रहो 2 मिनट में यार, बोल लेने। पूजा करते हैं कभी अगर कोई जय श्री राम बोले, हिंदुज़म के बारे में सुनने की जरूरत नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, चुप रहो शाहजहां, आपको क्या? चुप रहो शाहजहां, ये चुप रहो। सांप्रदायिक इस प्रकार चुप की रहो। बातें कर रहे हैं, सुबह और ये से जो तथाकथित कलमा लोग पढ़ते सेकुलरिज्म के हो, नाम पर इकट्ठा फिर आके हुए, हिंदुओं क्या को ये बेवकूफ कमेंट बनाते स्वीकार्य है हो? किसी को? वो मीना जी से बीजेपी पूछे, तुमसे करवा कमेंट सकती स्वीकार्य है? है? ला इलाहा इल्लल्लाह बीजेपी कहना क्या तुमसे गुनाह करवा है? क्या सकती है? कहां से? इस देश में गुनाह है? पूजा है सच्ची। क्या मांझी जी से पूछे, रीना जी से, क्या ये कमेंट को स्वीकार करें? आगे डिबेट कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह में क्या खराबी है, जरा वो बता दीजिए मुसलमानों को। ला इलाहा इल्लल्लाह में क्या आपको खराबी दिखी? कांग्रेस पार्टी के लोग बताएं। बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? एक धर्म के खिलाफ बोला है। सबसे बड़ा है तो उसके बाद मुझे मत बताया करो रामचंद्र जी के बारे में। ऐसा है भाई साहब, मान्यवर सुनिए, मुझे मत समझाया करो। कांग्रेस पार्टी का यदि ये स्टैंड है तो वो जाकर समझा दे मुसलमानों को कि ला इलाहा इल्लल्लाह से उनको आपत्ति है। ये सबसे उनका पवित्र नारा है, उनका पवित्र उनका वो है। आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? कलमा के बारे में और लेट मी टॉक। नहीं, ये इस प्रकार की टिप्पणी कैसे स्वीकारी जा सकती है? बिल्कुल नहीं स्वीकारी जा सकती, ये इनका डेस्परेशन है। मान लीजिए कोई भाजपा का प्रवक्ता ही बोलता तो उसके खिलाफ तो सर तन से जुदा करने के नारे लग जाते हैं। और ये इनका जो मन चाहे वो ये बोल रहे हैं। कलमा पढ़ते हैं, हमको इंतजाम सिखाते हैं। रत्नाकर जी, आप अरे कोई कलमा पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई जय श्री राम बोल रहा है, हमकी अपनी पूजा है भाई। आप कहाँ पे टॉपिक पे कहाँ ला रहे हैं? आप गाली दे रहे भाई। जो आप अपनी पूजा करते हैं रत्नाकर जी, सबके आराध्य मान्य है, तो इस बात को ना बोले कि हिंदुओं रत्नाकर जी सबके आराध्य मान्य हैं, राजनीति पे बात कीजिए। ये मत बोले खड़से साहब बैठे हैं, हिंदू रामचंद्र जी पे ना बोले कि सबसे बड़े, बोले कि रामचंद्र जी शिव जी सबसे बड़े हैं, बोल दे, मैं मान जाऊंगा। ये क्या तरीका है? मैं तो बोलता हूं कि शंकर सबसे बड़े क्या हो रही है? ये क्या दिखाते हैं? कांग्रेस का दिवालियापन दिखा रहा है। रामकृपाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं बीच में। खड़से साहब आ रहा हूं। छद्म नहीं हूं ऐश्वर्य जी, मैं छद्म नहीं हूं। ये सब की बातें सुन करके क्या आपको यह एहसास नहीं हो रहा है कि हवा एकदम उल्टी हो गई? कहां तो पटना बैठक के बाद ये हो रहा था कि आगे और एकता में करेंगे, लेकिन ये तो उल्टे पांव लोग भाग रहे हैं। जिस बीजेपी के बारे में कहा जाता था कि एनडीए से सब लोग चले गए, बीजेपी को सारे लोग छोड़ रहे हैं, वो उस तरफ जा रहा है। क्या कह रहे हैं? उससे मैं हिंदुओं पे शपथ नहीं लूंगा। आप लीजिए, आप मार्क्सिस्ट से भाजपाई हो गए, वो आपको मुबारक, मुझे नहीं लेना। अब ये रामकृपाल जी तो कह रहे हैं। रामकृपाल जी आराम से काफी है। ठीक है, अब आपने बोल लिया। रीना जी आ रहा हूँ रीना जी, लेकिन आप मुझे रीना जी आ रहा हूँ, क्योंकि रामकृपाल जी को बोला है, रामकृपाल जी को काउंटर करने की अनुमति होनी चाहिए। ऐश्वर्य जी, मैं केवल आपको जवाब दे रहे हैं रामकृपाल जी। मैं केवल एक बात कह रहा हूं कि मैं मेन टॉपिक पे आ रहा हूं। ये पर्सनल, वो अल्लाह को बोलते हैं, राम बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, छोड़िए इन बातों को। मेरा ये कहना, कल तक तो ये बहस हो रही थी कि लेकिन ऐश्वर्य जी मुझे काउंटर करने का अवसर दीजिए। अरे मैं अभी उन्हें तो करने दीजिए पहले मैं अपनी बात तो कह लूं। तो तय था कि बेंगलुरु में 450 सीटों पर एक के खिलाफ एक कैंडिडेट, लेकिन अब तो स्टेट वाइज ऐसा लग रहा है जैसे महाराष्ट्र में 6 पार्टियां लड़ने को तैयार हैं, उत्तर प्रदेश में अभी देखिए कुछ भी नहीं। तो ये जो है उल्टा पलट करके बेंगलुरु जाने के बजाय लोग तो बीजेपी के खेमे में जा रहे हैं, और इसके लिए सिर्फ आप बीजेपी को कह रहे हैं। जो आपका घर छोड़ के जा रहा है
उससे नहीं पूछ रहे हैं कि भैया क्यों जा रहे हो आप सारा। तो मेरा ये कहना है कि जो अभी ये सवाल चल रहा है, देखिए राजनीति में सबको मालूम है कि 24 में मई में जो काउंटिंग होगी उसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो गांव जमीन संघर्ष करता है, उसको मालूम है कि हवा किस तरफ बह रही है, क्या भविष्य है। इसलिए देखिए लोग डेस्परेट होकर के जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जो हुआ है वो उदाहरण है, दिल्ली में जिस तरह से मेरा सिर्फ इतना कहना है रामकृपाल जी, खड़से साहब मैं आपसे क्लियरली पूछ रहा हूं, अब महाराष्ट्र की राजनीति में महाराष्ट्र का इलेक्शन आएगा, देश का इलेक्शन आएगा, आपको सच में लगता है जो अभी शरद पवार साहब कह रहे हैं कि पार्टी तो मेरे पास रहेगी, सिंबल तो मेरे पास रहेगा, विधायक तो उनके पास है नहीं, कहां से रहेगा खड़से साहब? देखो जब पार्टी रहेगी तो विधायक भी इलेक्शन में ला सकते हैं। एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो अभी बोल रहे थे कि भाई महाराष्ट्र में और देश भर में के असेंबली ये जो मेंबर्स लोग हैं पार्टी छोड़ के बीजेपी में जा रही है। ये बात अगर सही भी है आज के लिए तो क्यों जा रहे हैं, इतने दिन क्यों नहीं गए? आपने बोला है कि जो जा रहे हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ आक्षेप है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे ही कि जब 27 तारीख को आदरणीय मोदी जी ने सभा की भोपाल में और भोपाल ने उन्होंने बताया कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप एनसीपी की तरफ है। एनसीपी ये बोले तो नेशनल करप्ट पार्टी है और भी उन्होंने शुगर फैक्ट्री में वगैरह घोटाले किए, मैं इनको तो जेल में डाल के ही रहूंगा, जो भ्रष्टाचारी है उनको मैं शिक्षा दूंगा, ये बात उन्होंने कही थी। बस 27 तारीख को ये हो गया कि जेल में डाल दूंगा, 28 तारीख को हमारी यहाँ मीटिंग हो गई कि भाई जेल में जाना है, जेल होना है या बेल होना है, जेल होना है या राजभवन जाना है। 4-5 दिन में पूरा चक्र घुमा और जब से उन्होंने जेल बोला तो इनकी नींद उड़ गई। और उसके कारण ये भी एक कारण है कि उसके कारण सारे विधायक इधर से उधर जाने लग गए। अगर जेल की बात नहीं करते तो कुछ लोग तो यहाँ रहते ही थे जिनके ऊपर इतने सारे आरोप है। आज एक बताओ कि बीजेपी के किसके आदमी की, कौन से विधायक की ईडी की इंक्वायरी चल रही है? कौन है ऐसा कि जो ईडी के अंदर बीजेपी का आदमी जेल में है? एक भी आदमी यहाँ देश भर में दिखता नहीं, महाराष्ट्र में दिखता नहीं है। ईडी का डर दिखाएंगे, सीबीआई का डर दिखाएंगे, प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे, हैरेस कर देंगे, तारीख पे लगा देंगे और इसके बाद में फिर बाद में आदमी सोचता है ये झंझट से अच्छा है कि भाई बीजेपी खड़से साहब जवाब दे रही है बीजेपी में था। खड़से साहब बीजेपी के नेता जवाब दे रहे हैं आपको। वीना जी आ रहा हूँ, ये जी बोलिए। मैं बीजेपी में बात पूरी कर ले 10 सेकंड। बीजेपी में रहने के बाद मेरे ऊपर आरोप लगाया कि दाऊद के बीबी के साथ आपके संबंध है, कोई जमीन घोटाले में आप है ना, कोई जमीन है मैंने लिया, लो जो भी है इंक्वायरी हो रही है। फिर इसके बाद में ईडी लगा दी कि चलो जेल में जाना है। मेरे दामाद को 2.5 साल के जेल में डाल दिया है। अभी ऐसा है कि भाई ईडी को हम पूरा ईडी का केस निकाल देंगे, आप अगर बीजेपी में आ जाएंगे तो आपके पीछे की पूरी झंझट खत्म हो जाएगी। ये क्या मामला है? ओके खड़से साहब जवाब। वीना जी उसके बाद आ रहा हूँ, आपका जवाब ले रहा हूँ। खड़से साहब कि पूरे देश में एक उदाहरण दिखा दो जहां पर भाजपा पे भी कार्रवाई हुई है। ये क्या है, पढ़िए जरा, ये हेडलाइन पढ़िए। आप पढ़िए ना, आप पढ़ लीजिए। हाँ समझ गया मैं, सूरत के बीजेपी नेता। ईडी अटैचेस 2.7 करोड़ वर्थ एसेट्स ऑफ बीजेपी लीडर। यही नहीं, जब मुकुल रॉय जिनको ये गालियां देते हैं भ्रष्ट होने की, जब वो बीजेपी में थे, ये क्या है पढ़ लीजिए। बीजेपी लीडर मुकुल रॉय बाय सीबीआई जब 2022 में हमारे साथ थे, पर जब वो भ्रष्टाचारी थे तो अब टीएमसी में ले लिए गए हैं। पर चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, खड़से साहब ये बताइए मुझे, ये सुनिए गाड़ी चलने वाली है वहाँ, तो आपको पॉसिबिलिटी नहीं लगती कि शिवसेना और आपकी जो कांग्रेस पार्टी है मिलके कभी सरकार बना लेंगे वहाँ? कहाँ? मुंबई में सेना के साथ? हाँ, हमारी पार्टी कभी सेना के साथ सरकार नहीं बनेगी, न बीजेपी के साथ। सेना के साथ कभी सरकार नहीं बनाएगी, ये आदरणीय शरद पवार जी ने कहा। और फिर वही शरद पवार जी ने 2014 में कहा कि महाराष्ट्र के हित में हम जो है सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। बताइए, सुना हुआ है। छोड़िए इस बात को भी। एक लास्ट बात, खड़से साहब आपकी तो मेमोरी बहुत शार्प है और उस समय उद्धव जी भाजपा के साथ थे। यह है बयान उद्धव ठाकरे का, भ्रष्ट है शरद पवार, किसानों की जमीन पर रखा है कब्जा। आप बताइए कि उद्धव जी तो खुद भ्रष्ट मानते थे, तो क्यों चले गए उद्धव जी शरद पवार और एनसीपी के साथ?
जवाब दीजिए ना इस बात का। बोला है कि भाई कभी भी एनसीपी के साथ नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, लगे तो मैं कुंवारा रहना पसंद करूंगा, पर एनसीपी के साथ मैं नहीं जाऊंगा। देवेंद्र जी ने 3 बार अलग अलग ढंग से बताया है। देवेंद्र जी बार बार एनसीपी कर इतना सारा हमला करते थे कि इनकी जैसी करप्ट पार्टी नहीं है। फिर आज तो गोद में उठे के बैठे हैं। आपकी भी बात ठीक है खड़से साहब, आपकी भी बात ठीक है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, लेकिन मैं तो ये कहता हूं रामकृपाल जी राजनीति में नहीं, एक लास्ट बात बोलिए, बोलिए शहजाद। उन्होंने क्योंकि फडणवीस जी का स्टेटमेंट सुनाया, कांग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते इतके त्याचा चावायचं स्वर्गीय बाला साहब जी का एक वक्तव्य अच्छा वक्तव्य। सोनिया गांधीच्या समोर हिजड्यांची अवलाद जो पण या देशाचे राज्य करते है ये और ये जो है ना रत्नाकर त्रिपाठी, अब इनसे पूछे कि बाला साहब ने बोला है, मानते हैं वो अपने आप को? बाला साहब ने बोला कि मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, ये तो मोदी जी का स्टेटमेंट है ना। मैं मानता हूँ मोदी जी को, मैं उनका आदर भी करता हूँ, पर मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, तो ये खाने दूंगा की क्या बात बड़ी है? ये जितने खाने वाले लोग हैं वो आपके गोद में क्यों बैठे हैं? जो मोदी जी जैसा जिनके ऊपर पूरी दुनिया विश्वास करते हैं, मैं भी विश्वास करता हूँ उनके ऊपर, पर ये बात उनके बात सही नहीं है ना कि मैं खाऊंगा न खाने दूंगा और ये खाने देंगे। ये लोग आपके मोदी में लेके बैठते हैं। आप कुछ कहना चाहिए? भ्रष्टाचार वापस आऊंगा जी रीना जी। बीजेपी में ये बीजेपी में ऐसा हुआ है कभी? ओके खड़से जी अभी बिल्कुल जी रीना जी बोलिए। पिछली बार लोकसभा चुनाव में सिर्फ 22 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, और इस बार बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय बौखलाई हुई है। आम आदमी पार्टी को समझ आ रहा है कि ग्राउंड पे सिचुएशन बहुत खराब है। कंप्लीट करने दीजिए ना, हम तो छोटी पार्टी है ऐश्वर्या जी, हम तो बहुत छोटी पार्टी हैं। करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के पास है, उस तरह का फंड है ही नहीं हमारे पास, बहुत छोटी पार्टी। लेकिन ये बात क्लियर है, टमाटर 140 रुपए किलो, गैस का सिलेंडर 1200 रुपए किलो, वो सारे लोग जिनको इन्होंने बोला था कि 15 करोड़ रोजगार आएंगे, रुपया डॉलर के बराबर हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं हो पाया है। और यही कारण है कि अब भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और आप देखेंगे कि जो ऑपरेशन लोटस ये करते आ रहे हैं पिछले 9 साल से, वही ऑपरेशन लोटस अब इनका और भी ज्यादा तीव्र गति से होने वाला है। क्योंकि देखा आपने कि जिसको खुद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सबसे करप्ट पार्टी है, फिर प्रधानमंत्री जी की क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि वो सबसे करप्ट लोगों को उन्होंने अपने यहाँ बुला लिया। वो हेमंत विश्व शर्मा, जिसके लिए शहजाद भाई बोलते थे पानी चोर, मैं नहीं बोलती थी, शहजाद भाई उसके पर्चे बांटते थे पानी चोर, वो शहजाद हेमंत विश्व शर्मा को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। तो जितना जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि खाना है तो सिर्फ भाजपा में आके आप खा सकते हैं, बाहर रह के नहीं खा सकते। वो आपका सारे भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाऊंगा। चलिए महुआ मांझी जी, केवल एक लाइन महुआ जी 10 सेकंड दीजिए। महुआ जी आ रहा हूं, मैम सांसद महोदय आ रहा हूं। रीना जी केवल एक लाइन ये है हमारे सौरभ भारद्वाज, छत्तीसगढ़ लिकर स्कैम, ईडी शुड अरेस्ट भूपेश बाघेल, इंटरोगेट। क्या आप इस बयान से इत्तेफाक रखती हैं या ये बयान गलत है? बंगारू लक्ष्मण को, अरे भाई छोड़ दीजिए, बंगारू लक्ष्मण जी को सजा मिली। आप बताइए कि क्या ईडी को बाघेल जी गिरफ्तार करने का बयान सौरभ भारद्वाज का आम आदमी पार्टी का स्टैंड होता है नहीं होता है? अरे ये ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के लालच में। महुआ जी अच्छा ठीक है, पॉइंट रख दिया। आतंकवादियों महुआ जी गरिमा मल्टी सत्ता के और पैसे। रीना जी ओके मैम, थैंक यू। महुआ जी मल्टी गरिमा, थैंक यू। जब से देखने जा रही हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम पार्टियां भ्रष्टाचारी है और भाजपा बहुत ईमानदार पार्टी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप ही बताइए कि देश में सबसे अमीर पार्टी कौन है? सबसे बड़े बड़े कार्यालय किनके पास है अपनी पार्टी के? दिल्ली से लेकर हर स्टेट में, हर जिले में, हमारे झारखंड में भी हर जिले में इनके आलीशान ऑफिस बन रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए चुनाव में खर्च होते हैं। अगर इतनी ईमानदार पार्टी है तो ये पैसे कहाँ से आते हैं उनके पास? इसका कुछ भी ये क्यों नहीं हिसाब देते? इनको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कहाँ से किसने इतना चंदा दिया कि सबसे ज्यादा ये अमीर पार्टी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बाकी लोग मान लीजिए इतने चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तो आप अगर साधु है तो आप कहाँ से इतने पैसे ला रहे हैं? आप इसको देश के सामने रखिए। रत्नाकर जी एंडिंग कमेंट्स। जी त्रिपाठी जी
जी हाँ, एंडिंग कमेंट ये है कि मैं शहजाद पूनावाला की बात से सहमत हूं, जो 2015 में इन्होंने कहा था कि मोदी कोई हिंदू नहीं है, ये तो अपने बाप के नहीं है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, मोदी वाली जो पॉलिटिकल पार्टी लीड कर रहा है, वो सही है, धोबी घाट पे कपड़े धो रहे हैं, अपने बाप के नहीं है। मैं फिर शहजादपुरा कहिए तो उसका भी मैं वीडियो सुना दूंगा। देखिए आप कि कोई हिंदू नहीं है, वो अपने बाप के नहीं है। आप ही सुनाते रहिए, ये आपका बताइए कि आज की जो अपना राजनीतिक फिर बोले कन्हैया कुमार के साथ बैठ के तुमने कहा मोदी कोई हिंदू नहीं है, मोदी अपने बाप के नहीं है। देखिए बोलो, इतनी देर से सबका वीडियो दिखा रहे हो ना, राजनीति में इतनी देर से सबका वीडियो दिखा रहे हो, अपना वीडियो क्यों नहीं दिखाते हो? जब राहुल गांधी अपना वीडियो दिखाओ ना शाहजहां, मोदी अपने बाप के नहीं है। बाप होगा तो लावारिसी लावारिसी बन के घूम। आपने एकनाथ खड़से साहब को सुना, आपने महुआ माझी जी को सुना, आपने आम आदमी पार्टी की नेता रीना गुप्ता जी को सुना, और आपने बीजेपी का काउंटर भी सुना। मेरे को सिर्फ विपक्ष जब ये बोलता है कि जिनको आप करप्ट बोल रहे हैं, अगर वो आपके साथ आ जाते, ठीक है, बीजेपी बोलती है आपके खिलाफ, तब भी इंक्वायरी चलती रहेगी, लेकिन उनके साथ सरकार तो बना ली ना। देखिए ईश्वर जी, मैं एक बात खाली कह रहा हूं, राजनीति में चाहे वो बीजेपी हो चाहे जहां, हर जगह पे एवरेज इंसान है, उसमें गलत भी लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं। विपक्ष की जो एक बड़ी दिक्कत है, देखिए जी, अपने प्रतिद्वंदी के सबसे मजबूत पक्ष पर कभी हमला नहीं करना चाहिए। ओके। महाभारत में ये दुर्योधन को मारने के लिए कृष्ण ने बताया था कि उसका सबसे कमजोर पक्ष क्या है, उस पे हमला। देखिए बीजेपी भले भ्रष्ट लोग हों, कह रहे हैं कि अटैक मत करो। मैं वही कह रहा हूं, देखिए लीडरशिप, मोदी की इंटीग्रिटी पर देश शक नहीं करता है, और आप उसी पर हमला करेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसमें विजय मोदी की होगी। ऑन दैट पॉइंट रामकृपाल जी, समय कम है लेकिन इसी पे डिबेट करूंगा अगले दिन। और शहजाद, आपके एक फैन ने कहा है कि सिर्फ आपका कुर्ता नहीं, आपका चेहरा भी चमक रहा है। इसी पे मैं जरा ट्रांसफर कर रहा हूं मेरी दोस्त श्वेता त्रिपाठी को, जो 8 बजे का सुपर प्राइम टाइम लेके आ रही है। श्वेता त्रिपाठी जी। बिल्कुल ऐश्वर्या, तो अंदर की खबर में थोड़ी देर में हम बताएंगे कि सीधी बाजी कैसे पलट गई, कहां किसने ये बाजी पलटी है, पूरी खबर अंदर की खबर में एक छोटे से ब्रेक के बाद। शुद्ध सरसों के तेल में बनाया है, कोई मिलावट नहीं। बढ़िया। हमारे उसूल भी ना कुछ ऐसे ही हैं। इसी तरह फॉर्च्यून कच्ची घानी सरसों का तेल बनता है बिना कोई मिलावट के, ताकि पारंपरिक स्वाद और झांझ बरकरार रहे। मुझे पूछिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत